नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 11। दोस्तों, हम इससे पहले 10 लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें हमने काफ़ी कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। दोस्तों, हो सकता है आपको इस लेक्चर के शुरू के 15-20 सेकेंड में वीडियो क्वालिटी क्लियर ना मिले। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कंप्रेशन यूज़ किया है, इसलिए आप वीडियो को शुरू में ही एग्जिट ना करें। 15-20 सेकेंड के बाद आपकी वीडियो क्लियर हो जाएगी और आप पूरा वीडियो देखें, उसको फॉलो करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारा चैनल गवर्नमेंट सर्विस एस्पिरेशंस आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहेगा जो कि कंपटीशन में आपको यूज़ आएगा। उसके क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली उठ के आते हैं, ऐसा आप सब जानते ही हैं। तो चलिए अब हम आज के लेक्चर में बढ़ते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वायरसेस करके लिखा है। Viruses are often transmitted by a floppy disk left in the floppy drive. डैश वायरसेस कौन से ऐसे वायरस हैं जो कि फ्लॉपी डिस्क से आपके जो हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं ड्राइव से। तो मैं आपको दोस्तों एक चीज़ पहले आपको बताना चाहूँगा, एक बार ध्यान से देखिएगा। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मान लीजिए ये एक प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, उसकी क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस होती है जो सीपीयू में एग्जीक्यूट होती है। इन प्रोग्रामिंग, ये जो प्रोग्राम है उसको लिखने वाला कौन होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर, यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस, जावा। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिससे कि प्रोग्राम को लिखा जाता है। हर एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग लाइन ऑफ कोड भी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ लाइंस ऑफ कोड। ठीक है दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का बेसिक यही होता है कि उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होती है और आपका जो है वो डिजायर्ड जो टास्क है वो पूरा करती है। दोस्तों, वायरसेस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है। ये आप ध्यान रखिए कि वायरसेस जो होते हैं ये भी एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इंटेंट क्या होता है, मैलिशियस होता है, मतलब कि नुकसान पहुंचाने का इसका इंटेंशन होता है। तो व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? अ कंप्यूटर वायरस क्या है, इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट होगा तो वो क्या करता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वो अपने आप को बढ़ाता है, अपनी ही सेम कॉपीज को वो बढ़ाता जाता है। ये हो गया एक, अगर ये वायरस है तो ये जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये अपनी कॉपीज बनाना चालू कर देता है और ये पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाती है। मतलब कि क्या है, मान लीजिए एक आपका ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ये वायरस का प्रोग्राम है, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये मान लीजिए इसका कुछ एग्जीक्यूशन होगा तो ये जो बाकी प्रोग्राम्स है कंप्यूटर में, इसके अंदर भी ये उसको घुस के एग्जीक्यूट करेंगे अपने आप को और ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को भी खराब कर देंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो कंप्यूटर वायरस क्या है, एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि जब एग्जीक्यूट होता है तो अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हैं उसको मॉडिफाई कर देता है बाय इंसर्टिंग इट्स ओन कोड। मतलब ये जो अपना ये इसका कोड है वो इनके अंदर घुसा देगा और ये जो भी होगा, जो भी ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे उनका क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर लाइन ऑफ कोड अलग घुस गए हैं इसके, तो ये क्या करेंगे, ठीक से बिहेव नहीं करेंगे। मान लीजिए एडिशन का कोई प्रोग्राम है, उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम घुस गया तो वो एकदम एरर, 2+2 जो पहले वो 4 करता था हो सकता है वो 6 कर दे, 8 कर दे, मतलब कि करेक्टली बिहेव नहीं करेगा क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है इस एडिशन वाले का वो मॉडिफाई कर दिया किसने, इस वायरस ने। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो डेटा फाइल्स भी हो सकती है या बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव भी होता है, उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अब बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं। इससे पहले आप देखिए, वायरसेस को हम लोग कॉमनली है ना मालवेयर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं दे, मालवेयर, जो कि गलत है। वायरसेस को मालवेयर नहीं बोलना चाहिए। मालवेयर क्या है, एक बड़ी एंटिटी है एंड वायरसेस उसका एक पार्ट है। मालवेयर क्या होता है, एक जनरलाइज टर्म है फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ले सकता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरसेस हो गया उसका एक पार्ट, कंप्यूटर वॉर्म्स आपने सुना होगा, ट्रोजन हॉर्सेस सुना होगा, अभी हाल ही में रैंसमवेयर करके आया था वो भी एक मालवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, ये सब क्या है, मालवेयर्स है। मतलब मालवेयर्स एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर ये सब आ जाते हैं। और
जो आपका वायरसेस है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मालवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लोग एरर से वायरसेस को ही मालवेयर कह देते हैं, बात ठीक है, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, अगला आप देखेंगे, मैंने आपको एक वॉर्म भी बोला था। कंप्यूटर वॉर्म क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आप YouTube से एक वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, आपका ये कंप्यूटर है, ये YouTube का सर्वर है, आपने रिक्वेस्ट की कि आपको एक YouTube वीडियो का देखनी है, तो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को। सर्वर क्या होगा, आपको वीडियो के डेटा बिट्स को भेजेगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके कनेक्शन के ऊपर। मान लीजिए आपके पास ब्रॉडबैंड है तो बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी आपको। क्या होगा, ये YouTube का जो सर्वर है, आपको यहाँ से आपने रिक्वेस्ट यहाँ से करी, YouTube का सर्वर आपके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा और ये अपने डेटा बिट्स भेजना चालू कर देगा वीडियो के। ये आपको मान लीजिए एक इसमें जो है ब्रॉडबैंड में 3 बिट्स एक साथ आ रही हैं। तो वॉर्म का काम क्या होता है? ये नेटवर्क के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है। सपोज मान लीजिए यहाँ 3 बिट्स आ रही थी, तो वो कंप्यूटर वॉर्म जो है अपना कोड यहाँ लगा के वो यहाँ पे अड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2 बिट आपकी वॉर्म की है और 1 बिट डेटा की है, तो आपकी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर वॉर्म जो है वो अपने आप को कैसे स्प्रेड करता है? थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो ये क्या करता है, दरअसल ये बैंडविड्थ है ना, ये बैंडविड्थ समझ लीजिए, ये बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कंप्यूटर वॉर्म कैसे स्प्रेड होते हैं, तो थ्रू नेटवर्क होता है, ये बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आप देख रहे हैं ट्रोजन हॉर्स, ये बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे। ट्रोजन हॉर्स या फिर ट्रोजन ही हम सिंपल क्या होता है, ये एक मलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी भी सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर को हैक कर लेता है बाय मिसलीडिंग यूजर्स। यूजर को मिसलीड करता है कि उसका जो भी उसका ट्रू इंटेंट है उसको मिसलीड कर देता है। क्या करेगा ये, जनरली क्या करता है, ये सोशल इंजीनियरिंग की फॉर्म में स्प्रेड करता है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, जैसे ईमेल अटैचमेंट के फॉर्म में कि आपको एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, ईमेल अटैचमेंट को खोलिए और उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप उसको अटैचमेंट खोलेंगे, ट्रोजन हॉर्स वायरस आप पे अटैक कर देगा, आपके सिस्टम पे। या स्पैम्स हो गया, कई बार आप देखते हैं एकदम से आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे होते हैं तो एकदम से ऐड का एक पॉपअप आ जाता है, आप उसको क्लिक कर देते हैं, तो उसके अंदर भी वायरसेस रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, ट्रोजन हॉर्स। एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, एकदम से पॉपअप हो जाता है, तो उसके अंदर भी हो सकते हैं। तो ये इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए हमें इसके बचाव के लिए क्या करना पड़ता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाने पड़ते हैं, जिससे कि इन सबको हम लोग बचा सकें, इन सब से अपने सिस्टम को बचा सकें। ठीक है दोस्तों, अगला आप एक ऑप्शन आपको दिख रहा है बूट सेक्टर। अब ये बूट सेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है, आपका क्या होता है, आप इसको स्विच ऑन किया, तो सीपीयू को स्विच ऑन किया, तो क्या होता है, जो कंप्यूटर आपका विंडोज ऐसे करके खुलता है ना, ये आपका स्टार्टअप होता है। तो जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए जो प्रोग्राम्स यूज होते हैं वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, बूट सेक्टर में। इसलिए बूट, कंप्यूटर को बूट करना, बूट सेक्टर प्रोग्राम्स कहते हैं उसको। तो अगर आपका ये जो वायरस रहता है, ये बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव को भी, ये हार्ड ड्राइव के अंदर आपका बूट सेक्टर होता है, अगर वायरस आ जाता है तो ये बूट सेक्टर को भी इम्पैक्ट करता है। क्या करता है ये, क्या कहते हैं, ये देखिए बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, दीज आर वायरसेस विच आर मोस्ट कॉमनली स्प्रेड यूजिंग फिजिकल मीडिया। ये जनरली फिजिकल मीडिया के थ्रू स्प्रेड होते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी एक फ्लॉपी डिस्क है या यूएसबी ड्राइव है, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जैसे ही आपका फ्लॉपी जिसके अंदर वो वायरस पड़ा हुआ है, बूट सेक्टर वायरस आपका, मान लीजिए एक फ्लॉपी है, वो आपके फ्लॉपी ड्राइव में है, डाल दिया आपने, इसके अंदर ये जो है बूट सेक्टर वायरस पड़ा हुआ है, जैसे ही आपने इसको डाला आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में, एफडीडी में, तो क्या होगा, ये रीड करेगी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव फ्लॉपी को। तो क्या होगा कि जो इसके अंदर का जो वायरस है, बूट सेक्टर वायरस है, ये आपके कंप्यूटर के बूट सेक्टर एरिया में घुस जाएगा। इसका जो कोड है ये आपके बूट सेक्टर के अंदर भी कॉपी हो जाएगा। मतलब जो भी हार्ड ड्राइव में आपका बूट सेक्टर, जो कि आपका कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोग्राम्स हैं, उधर जाके अपने आप को कॉपी कर लेगा। ठीक है, फिर अगली बार जब आप इसको कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो उस टाइम पे ये जो बूट सेक्टर, जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, बूट सेक्टर जो फाइल्स होती हैं वो अपने आप को एग्जीक्यूट करती है। तो जैसे ही ये वायरस, पिछली बार आपके फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसके अंदर ये वायरस था, ये अभी ये कॉपी हो गया ना इसके अंदर, तो अगली बार जब आप कंप्यूटर खोलेंगे तो ये बूट सेक्टर प्रोग्राम्स के साथ साथ ये जो वायरस है, बूट सेक्टर वायरस, ये अपना कोड भी, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्या होगा,
बूट सेक्टर वायरस के कारण आपका जो है इट विल प्रिवेंट दी बूटिंग, मतलब क्या करेगा, मास्टर बूट कोड को ये मॉडिफाई कर देगा, जो ये मास्टर बूट कोड आपका था सिस्टम में उसको मॉडिफाई कर देगा, क्योंकि वायरस का काम ही क्या होता है, अपने जो कोड को है इंसर्ट करके जो सामने वाला कोई भी प्रोग्राम हो उसको मॉडिफाई कर देता है, जो भी वो काम है उसका काम को बदल देता है। तो ये बूट सेक्टर का जो कोड है वो पूरा आपका चेंज हो जाएगा। इससे कारण क्या होगा, आपका बूटिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। पर आजकल के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ऐसा उन्होंने, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई तो इसलिए आजकल के कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो बूट सेक्टर वायरस है ये थोड़े कम हो गए हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ये एक ऐसा ऑप्शन डाल देते हैं बूट सेक्टर के एरिया में कि है ना वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो ही नहीं सकता, कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव उस वाले पार्ट में वहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। पर फिर भी आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हैकर्स हो गए, ये सब कुछ ना कुछ तरीका निकालते ही। अभी आपने रैंसमवेयर भी देखा था, वो तो एकदम रैंसम मांगता था, वरना आपके कंप्यूटर के डेटा को या मोबाइल के डेटा को पब्लिश करने के लिए रैंसम मांगते थे कि अगर आप नहीं देंगे तो वो पब्लिश कर देंगे आपका डेटा, जो भी पर्सनल डेटा है सब कुछ। आप फिर तो इसका आंसर आप देख ही रहे, पहले ही मैं इसका आंसर अब मार ही देता हूँ। वायरसेस आर ऑफन ट्रांसमिटेड बाय अ फ्लॉपी डिस्क लेफ्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव। कौन सा होगा, बूट सेक्टर। अभी मैंने आपको समझाया कि फ्लॉपी डिस्क से बूट सेक्टर में कॉपी हो जाते हैं। तो बूट सेक्टर वायरस जो होते हैं ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव से कॉपी होके बूट सेक्टर में चले जाते हैं और कंप्यूटर के मास्टर बूट कोड को चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर एक आपको स्क्रिप्ट दिख रहा है। स्क्रिप्ट क्या होते हैं दोस्तों, स्क्रिप्ट जो है एक तरह के जनरली जो होता है ना आपका वायरस, ओल्ड फैशन वायरस जो होते थे क्या थे, वो क्या थे, अपना एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये डायरेक्ट इसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में ही रहते थे। पर क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सोर्स कोड, फिर मशीन कोड और फिर वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो डायरेक्ट ही एग्जीक्यूटेबल फाइल ही जो है ये अपना वायरसेस इस फॉर्म में रहते हैं। तो ऐसे वायरसेस जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल में ना होके सोर्स कोड की तरह हो, मतलब कि ऐसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाएं, उनको ही स्क्रिप्ट्स कहा जाता है। स्क्रिप्ट वायरसेस जो होते हैं वो जनरली ट्रैवल करते हैं थ्रू ईमेल या किसी ऑफिस ऑटोमेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं, वेब पेजेस में भी मिल जाते हैं। तो जनरली जो ओल्ड फैशन प्रोग्राम वायरस थे वो एग्जीक्यूटेबल सिस्टम कोड होता था, पर स्क्रिप्ट वायरसेस क्या होते हैं, दे आर यूजुअली रिटन इन पावरफुल हाई लेवल लैंग्वेज, और जैसे ही वो कंपाइल होंगे, रन करेंगे, दे विल फर्स्ट सरफेस इन क्या कहते हैं आपके प्रोग्राम्स को, वो क्या करेंगे, आपका मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है। एक आपको दिख रहा है लॉजिक बॉम्ब। ये लॉजिक बॉम्ब क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का पीस ऑफ कोड होता है, ये भी एक कोडिंग ही है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही के अंदर ही एक वायरस टाइप का है, पर इसका इंटेंशन ज़्यादातर जो होता है वो अच्छा होता है। सपोज मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसके अंदर इसको मैलिशियस फंक्शन जो है, किसी मतलब नॉट टू डिस्ट्रॉय और समथिंग, ऐसा कुछ मैलिशियस इंटेंट नहीं। सपोज मान लीजिए आपका एक डेटाबेस है, कंपनी का डेटाबेस है, उसके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय की जो है वो सैलरीज है, सैलरीज है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 1 तारीख को आपका जो है सैलरी को वो कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पर सपोज मान लीजिए एक एम्प्लॉय चला गया, तो अब कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी सैलरी भी डिसबर्स ना करे, इसके लिए क्या करेगा, जैसे ही आप उस लॉजिक में ये डाल देंगे कि ये जो है डिलीट हो गया है, तो उस टाइम ये जो लॉजिक बॉम्ब का कोड होगा, जो लॉजिक होगा, ये कोड होगा जो जैसे वो है ना एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा, देखेगा कि अच्छा इसकी सैलरी जो है वो ये जो है ये आदमी छोड़ के चला गया है कंपनी को, तो ये लॉजिक बॉम्ब स्टार्ट हो जाएगा, कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसकी जो भी वो जो आपका एम्प्लॉय होगा उसका सारा डेटा ये डिलीट करना चालू कर देगा, उसकी सारी फाइल्स खाना स्टार्ट कर देगा। तो वो तो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होगा, डिलीट नहीं करेगा, तो वो जो आदमी छोड़ के चला गया है उसको भी सैलरी मिल जाएगी। तो ये लॉजिक बॉम्ब जनरली एक पीस ऑफ कोड होता है इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो कि चालू तब होगा जब स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी वो मैच करेंगी तब। जैसे कि आदमी को जो है वो छोड़ के चला गया, मतलब उसने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसको कंप्यूटर को जैसे ही हम डालेंगे कि रेजिग्नेशन दे दिया है, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा और वो उसकी जो फाइल्स होंगी या उसका जो भी डेटा होगा वो डिलीट करना चालू कर देगा। दोस्तों अगला सवाल देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ डेटाबेस क्या होता है, ये पिछले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस चुके हैं। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है और डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम लगता है वो क्या होता है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, हार्डवेयर, दूसरा ऑप्शन भी हार्डवेयर दिख रहा है, तीसरा और चौथा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट बराबर मेंटेन एंड प्रोवाइड अनकंट्रोल्ड एक्सेस। अनकंट्रोल्ड अगर कुछ भी हो तो वो तो वायरस हो गया ना, अनकंट्रोल्ड क्या कौन करता है, वो वायरस होता है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड थिंग। तो ये तो खत्म हो गया। ये देखिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू क्रिएट मेंटेन एंड प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू अ डेटाबेस, ये कौन देखता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, और भी इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो पिछले लेक्चर्स को रेफर कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको प्लेलिस्ट में ये लेक्चर में किसी न किसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। आप पिछले के लेक्चर्स एक बार रेफर कर लीजिए दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, डैश आर वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज। दोस्तों सेट असाइड फॉर इट्स ओन यूज मतलब हम समझ ही गए कि उसने अपने आप को रिजर्व कर लिया है, अपने लिए वो कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लिया है। हम जब जैसे कहते हैं ना कि हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ रिजर्व टेबल कर लेते हैं, तो इसी तरह इसका हम आंसर तो जानते हैं या तो बी होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, जो भी आपकी ये लैंग्वेजेस हैं, इसके अंदर क्या आते हैं, इसने कुछ वर्ड्स अपने आप के लिए रिजर्व कर लिए हैं कि उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होंगे, तो आप उसको प्रोग्राम लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए आपका कोई भी आपका एबीसी अगर इसका एक रिजर्व्ड है तो आप किसी भी प्रोग्राम को इसके अंदर आप इस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं और तो आप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में आप एबीसी नहीं डालेंगे, क्योंकि आप डालेंगे तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो अभी मैंने आंसर बोल ही दिया, रिजर्व्ड वर्ड्स होता है। ठीक है, अब रिजर्व्ड कीज भी तो हो सकता है क्या। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, कीज भी हम दरअसल कह सकते हैं कि ये है, बट कीज इज अ पार्ट ऑफ वर्ड्स। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कीज और वर्ड्स दोनों सेम होते हैं और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कीज जो है वो कम होती हैं वर्ड्स से। वर्ड्स मतलब ज्यादा होते हैं और कीज कम होती हैं। तो आंसर आपका रिजर्व वर्ड्स जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। कंट्रोल वर्ड्स क्या होते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं। एक तरह से एक चीज आपको बता दूं, जो कीज होती हैं दैट इज अ सबसेट ऑफ रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यानी कि वर्ड्स जो है वो बड़ी एंटिटी है और कीज जो है वो छोटी एंटिटी है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दोनों सेम हो सकती हैं, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग हो सकती हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रोग्रामिंग के अंदर की एक ब्लॉक होता है जो कि वेरिएबल्स को जो है वो एनालाइज करता है। मतलब मान लीजिए कि ये प्रोग्राम है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होंगे वो क्या करेंगे कि प्रोग्राम किस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये चीज़ें ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में जो है किस तरीके से जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये देख डिसीजन मेकिंग जो होता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, व्हाट इज इंटरनेट 2। इंटरनेट 2 क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है अभी ऑप्शंस में आपको बाद में दिखाऊंगा, दिख रहे हैं आपको, सॉरी बाद में बताऊंगा। देखिए इंटरनेट 2 एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, सॉरी। इंटरनेट 2 एक नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन है जो कि यूएस में है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क कंसोर्टियम है, मतलब कि क्या है, ये एक एसोसिएशन है। तो ऑप्शन आप पहले देख रहे हैं, अ न्यू टाइप ऑफ केबलिंग सिस्टम गलत है, लोकल एरिया नेटवर्क गलत है, न्यू स्टैंडर्ड गलत है, एसोसिएशन यहाँ आ गया आंसर। तो इंटरनेट 2 क्या है, एक तरह का एसोसिएशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसको यूएस में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्या करते हैं, एडवांस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं दोस्तों, ताकि जो है और अच्छा जो है इंटरनेट का यूसेज, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा प्रोलिफरेट हो गया है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर नोड्स जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है। तो और कितना वो टेक्नोलॉजी एडवांस
कर सकते हैं, वो उसके लिए इंटरनेट 2 को डेवलप किया गया है। इसके अंदर जो डेटा शेयरिंग होती है, ये कौन सा नेटवर्क, इसमें क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यूज किया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, केबलिंग सिस्टम फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये केबलिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट 2, हाँ इसमें फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जरूर यूज होता है, पर ये केबलिंग सिस्टम नहीं है। इंटरनेट 2 पूछा ना कि क्या है, तो इंटरनेट 2 तो एक एसोसिएशन है, इसमें ये थोड़ी ना पूछा है कि क्या चीज यूज होता है। अगर पूछता तो हम बोलते हैं हाँ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क यूज होता है, पर इसने पूछा है व्हाट इज इंटरनेट 2, तो ये एक एसोसिएशन है जो कि एडवांस इंटरनेट टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ही बनाई गई है, जिसका हेडक्वार्टर यूएस में है। इसको 1997 में, हाँ 1997 में इसको खोला गया था। आप देख भी सकते हैं, आपको नेट अगर आप खोलेंगे तो व्हाट इज इंटरनेट 2 आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल है, विच इज नॉट अ फैक्टर व्हेन कैटेगराइजिंग अ कंप्यूटर। कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है जो कंप्यूटर को कैटेगराइज करेगा। स्पीड ऑफ द आउटपुट डिवाइस बिल्कुल करेगा, क्योंकि स्पीड से तो हम कैटेगराइज करेंगे ना कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये हो गया, स्पीड से ही तो बताते हैं ना हम लोग। आउटपुट डिवाइस की स्पीड क्या है इससे भी बताते हैं। अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी द सीपीयू कैन यूज, ये भी बिल्कुल बताएगा। एफिशिएंसी बताएगा कैसी है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोर्स है, सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, इतना ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ होता है। कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क ये भी बताएगा। वेयर इट वॉज परचेज, यही अलग दिख रहा है दोस्तों, कहाँ से परचेज करेंगे, ये थोड़ी ना कोई कैटेगराइज करने के लिए, मतलब हम लेमैन की तरह भी सोचें तो हम साफ बता सकते हैं कि कहाँ से कोई चीज़ परचेज हो रही है, उससे उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी कैटेगरी पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कोड द कंप्यूटर इंडस्ट्री क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। दोस्तों ये DASI फालतू है, ASSH फालतू है, BASCII ये भी फालतू है, ये बस ऐसे ही दे दिए गए हैं ऑप्शंस के लिए। इसका आंसर है ASCII। ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन, ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में आती है, ध्यान रखिए। ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है, एक तरह का कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। देखिए कंप्यूटर के, हम लोग कंप्यूटिंग के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है कि हाँ, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि एक तरह का कि मिनिमम ये होना चाहिए रिक्वायरमेंट, जैसे स्टैंडर्ड सिस्टम होता है कि ये इसका इतना रैम है, इसका ये है, ये सब स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हुए हैं कि इसके अंदर ये पोर्ट्स होने चाहिए, इसके अंदर वो पोर्ट्स होने चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं। तो ASCII भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है फॉर क्या, कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है ये एक, जिसको ASCII कोड्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, मतलब ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि क्या है आपका, मान लीजिए 0 है आपका बाइनरी में, 0 मतलब ऑफ होता है, हम जानते हैं। ASCII में हम बात करेंगे तो वो क्या है, NULL, नल लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि नल जो है वो 0 ही है बाइनरी में, मतलब ऑफ, कुछ भी नहीं। तो ये हमने क्या है, कैरेक्टर्स में इसको इनकोड किया है ना, 0 को कैरेक्टर में बना दिया है। तो दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज विच इज अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ASCII कोड्स रिप्रेजेंट टेक्स्ट इन कंप्यूटर्स या फिर अदर डिवाइसेस। तो इतना ही आप ASCII के बारे में जाने, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ASCII की फुल फॉर्म, और वो क्या करता है, रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स जो है ASCII करता है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज इज डैश एज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। दोस्तों प्राइमरी स्टोरेज में क्या आता है आपका, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। और सेकेंडरी स्टोरेज में आपका क्या आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव और CD-ROM, ये सब आपके सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं। तो आप जानते हैं प्राइमरी स्टोरेज की स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है।
ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको क्या करना होता है, रीडिंग टू रीड डेटा, मतलब प्राइमरी स्टोरेज में यानी कि रैम या कैश मेमोरी में कोई भी डेटा होगा उसको रीड करने के लिए कंप्यूटर को माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और वहीं मैं बात करूं आपका सेकेंडरी स्टोरेज में अगर कोई डेटा है और कंप्यूटर को उसको रीड करना है तो उसको 10⁻³ यानी मिली सेकेंड्स लग जाते हैं। मतलब आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। मतलब कि किसी दोनों में अगर डेटा पड़ा हुआ है और कंप्यूटर को रीड करना है तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, प्राइमरी स्टोरेज में स्पीड रीडिंग करने की या राइट करने की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इट इज़ फास्ट एंड एक्सपेंसिव भी। रैम और कैश मेमोरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि वो फास्ट उसको है, तो उसके लिए सर्किटरी भी हमें वैसी चाहिए होगी, मटेरियल भी वैसा चाहिए होगा, इसलिए फास्ट एंड एक्सपेंसिव। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं टिक कर देता हूं। ठीक है, अगला सवाल आप देखेंगे ऑफलाइन डिवाइस। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है ऑफलाइन डिवाइस क्या होते हैं, विच इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या दोस्तों, कैश मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या क्या करता है, डेटा करता है, बिल्कुल करता है, प्रोग्राम्स को भी करता है। कई बार वो सेकेंडरी स्टोरेज में भी अगर प्रोग्राम होगा तो सेकेंडरी स्टोरेज से वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के थ्रू वो क्या होगा, रैम के अंदर चला जाएगा। ये आप जानते होंगे, मैंने आपको पूरा पढ़ाया था। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसको प्राइमरी स्टोरेज से ज़्यादा मेमोरी लग रही है डेटा या वो, तो क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी टेक्निक के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के हार्डवेयर के थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज को जोड़ देता है। प्रोग्राम को ऐसा लगता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी अलग अलग नहीं है बल्कि एक है। तो प्राइमरी स्टोरेज के अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा भी हो सकता है, प्रोग्राम्स भी हो सकता है, रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स अभी और लेंगे। मेरे हिसाब से मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और आप देखेंगे एग्जाम्स के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आज आपसे एक और बात बोलना ज़रूर चाहूँगा, इसलिए मैं लेक्चर थोड़ा छोटा रखा है। दोस्तों आजकल के पेपर जो पीओ के, आज जैसे आज का दिन एसबीआई पीओ का मेंस का था, इसके अंदर काफ़ी सारे या आगे भी कुछ पेपर्स हैं आईबीपीएस के, ये सब हैं। तो आप देखिए जो सेक्शंस हैं डीआई के, रीजनिंग के, इसमें बहुत नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर आप एक चीज़ ये भी देखिए, और बच्चे इसमें ज़्यादा अटेम्प्ट कर नहीं पाते हैं, चाहे वो जितना ही प्रैक्टिस कर लें। एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है नए नए क्वेश्चंस लाके। पर दोस्तों एक चीज़ मैंने देखी है ज़रूर कि जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सब में वो कुछ चेंज नहीं करते क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने लायक ही नहीं है। तो देखिए आप स्मार्ट वर्क करेंगे ना, अगर आप इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे ना तो ये नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। कंप्यूटर अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ना है तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर देके इसको करिए, क्योंकि आप इसके नंबर फिक्स कर लेंगे तो वहाँ पे तो आपकी भी हालत वैसी रहेगी और उनकी भी हालत वैसी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो मत करिए, पर आप इसके ऊपर ज़्यादा दीजिए, क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो जीके है, ये तो कंप्यूटर है, ये तो हम कर लेंगे, या फिर ये तो बाहर आएगा। दोस्तों एक बहुत ही फिक्स सिलेबस है जीके। बैंकिंग के अंदर जो है ऐसी नहीं आती कि आप उसको कर नहीं सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वो आईएएस लेवल का जीके पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत ही फिक्स्ड है, हाँ मेहनत ज़रूर है, आपने आधा घंटा रोज 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जीके में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस जो आपकी स्टैटिक है उसके अंदर कम समय लगेगा, पर बैंकिंग अवेयरनेस जो डेली वो आ रहे हैं, ऐप्स आ रही हैं, ये आ रही हैं, आपको पढ़नी पड़ेगी। पर आप जितनी मेहनत डीआई और उसमें कर रहे हैं उसका कुछ फल मिल नहीं रहा है, तो आप क्यों ना थोड़ा सा आप अपना एप्टीट्यूड, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करें और इस तरह से करें कि हाँ ये बात तो सही है कि हमें तो अल्टीमेटली मार्क्स से मतलब है, मार्क्स आ गए, सिलेक्शन हो गया, बस नौकरी लग गई, बात खत्म। उसके बाद क्या है, हमें कोई रिसर्च नहीं करनी, हमें कोई साइंटिस्ट नहीं बनना, हमें पीओ बनना है, हमें एओ बनना है, बस और कुछ नहीं। उसके अलावा सब बेकार है। आप आगे 3 महीने ये सब ऐसे करें, उसके बाद आप पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों।
इंश्योरेंस अवेयरनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। अभी NIACL के एग्ज़ाम में मेंस में इंश्योरेंस अवेयरनेस करके एक टॉपिक आया था। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए कि बच्चों को समझ भी नहीं आया। बच्चों को ये लगा कि बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, पर इस बार IBPS ने आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस पूछ लिया। मैं क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस में थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, अभी मैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेक्चर्स बनाना चालू करूँगा। 25 लेक्चर्स मैं बनाऊँगा आधे आधे घंटे के ईच, पर उससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं इंश्योरेंस अवेयरनेस से, ये भी मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ। आप देखिएगा, आप पढ़िएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा और मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। इसीलिए आप इंतज़ार करें और ये सब लेक्चर्स पढ़ें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोग मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, लोग समझें कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।